हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जो है इस नए शिक्षा सत्र में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी की वजह से आपकी व्यवस्थित कक्षाएं जो है लग नहीं पा रही हैं और जैसे कि अभी तक सरकारी कोई आदेश भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विद्यार्थी परिवार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आपकी जो शिक्षा है उसका जो है नुकसान नहीं हो, आपका अध्ययन अनवरत रूप से चले। इसलिए जो है विद्यालय परिवार की तरफ से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं जो है प्रारंभ की जा रही हैं। तो आपकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मैं हिंदी अनिवार्य जो है उससे आपका आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आपका जो है हिंदी अनिवार्य के अंदर आपके 2 प्रकार की पुस्तकें रहेंगी। नंबर 1 आरोह, फर्स्ट बुक है आपकी आरोह। आरोह जो है, इस आरोह बुक के अंदर, इस आरोह की पुस्तक के अंदर आपको दिखेंगे गद्य भाग प्लस पद्य भाग। यानी आरोह जो है, ये आरोह आपकी मूल बुक है, मूल पुस्तक है। इस मूल पुस्तक में आपके 2 भाग हैं, एक गद्य भाग जो कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दूसरा पद्य भाग जो कि बीच में प्रारंभ हो रहा है। गद्य भाग में हम कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखा चित्र आदि पढ़ेंगे। पद्य भाग जो है, इस पद्य भाग में हम कविताएं जो है वो पढ़ेंगे। तो मूल बुक आरोह है, पहली पुस्तक का नाम। इसके अलावा एक बुक और है आपके जिसका नाम है वितान। वितान नाम की बुक मिलेगी आपको। इस वितान में जो है ये पूरी गद्य है। गद्य का मतलब है इसमें कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास आदि मिलेंगे। 2 बुक आपको खरीदनी है। सबसे पहले मूल बुक आपके पाठ्यक्रम में आरोह और वितान, तो आरोह और वितान खरीद लें। सबसे पहले जो मैं प्रारंभ करूंगा वो मैं आरोह की बुक आज प्रारंभ करूंगा। इस प्रकार की है, इसका आप इंटरफेस देख लें। इस प्रकार की बुक है ये आरोह। इस बुक को सभी मार्केट से परचेज कर लें, खरीद लें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके बुक से प्रारंभ कर रहा हूँ आपका पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आपके पास में, सभी के पास में ये बुक अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, ताकि अपन को पढ़ाते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है नहीं आए और आपको अच्छे से समझ में आए। आरोह के अंदर जैसा कि मैंने लिख भी दिया है बोर्ड पे कि कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य है, और हिंदी अनिवार्य के अंदर आरोह और आरोह के अंदर सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे गद्य भाग से। तो आरोह का गद्य भाग हम प्रारंभ करेंगे। आप लोग सभी जो हैं इस बुक को खरीद लें और इसको साथ लेकर बैठें। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के पास में ये बुक, ये पुस्तक अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मूल बुक है। पहली मुख्य बुक आरोह है और दूसरी का नाम वितान है। ये दोनों भाग प्रथम है। इसका भाग 2, आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे और वितान भाग 2 कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे आरोह गद्य भाग से। मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार। ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए पाठ्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो आरोह गद्य भाग की जब हम बात करते हैं तो आरोह गद्य भाग, जैसे हम पुस्तक का प्रारंभ करते हैं आरोह भाग 1 का, तो विशेष सूची में गद्य भाग दिया हुआ है। गद्य भाग के अंदर पहला जो आपका प्रारंभिक चैप्टर आता है वो है प्रेमचंद। लेखक है प्रेमचंद। सबसे पहले जो लेखक का नाम आया है, जो अध्याय आया है, वो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, और प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया चैप्टर। तो सबसे पहले अब हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप पूर्व कक्षा में पढ़ते आए हो कि सबसे पहले जब भी हम गद्य या पद्य प्रारंभ करते हैं तो लेखक, कवि, लेखिका, कवित्री, इनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद। तो मैं नाम लिख रहा हूं लेखक का, प्रेमचंद। ठीक है, यह है लेखक का मूल नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद नाम है इनका। अब देखो मूल नाम की बात करते हैं। ये तो इनका नाम है प्रेमचंद, तो साहित्यिक नाम है। मूल नाम की बात करें
तो मूल नाम आपकी पुस्तक में सबसे स्टार्टिंग में भी दे दिया गया धनपत राय, मूल नाम है इनका धनपत राय। अब आप सोचोगे भाई मूल नाम अलग साहित्यिक नाम अलग, देखो कुछ बात ऐसी थी कि प्रेमचंद जो थे, प्रेमचंद जी का लेखन स्वतंत्रता से पूर्व का लेखन है, क्योंकि ये बहुत पुराने लेखकों में से एक लेखक है, उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है अपने जीवन काल में। तो सबसे पहले ये उर्दू में इन्होंने अपना लेखन जो प्रारंभ किया था वो उर्दू में प्रारंभ किया था, और उर्दू में ये लेखन करते थे किस नाम से, उर्दू के अंदर जो ये लेखन करते थे, उर्दू भाषा के लेखन में इनका नाम था, उर्दू लेखन में इनका नाम था नवाब राय, नवाब राय। और उर्दू में जब ये नवाब राय के नाम से लेखन करते थे तो इनकी रचनाएं जब ये लिख रहे थे तो आज़ादी से संबंधित एक रचना लिख दी थी इन्होंने, जिसका नाम था सोजे वतन। यही लिख देता हूं सामने, सोजे वतन। सोजे वतन नाम की रचना लिखी थी उर्दू में, और इस रचना के कारण इनको जो है एक बार जेल जाना पड़ा, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। बाद में जो है फिर ये अपना नाम बदलकर, धनपत राय इनका मूल नाम था, लेकिन अपना नाम बदलकर फिर ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लेखन करने लगे, हिंदी साहित्य का लेखन इन्होंने शुरू किया। तो मूल नाम इनका वैसे धनपत राय है, उर्दू लेखन में इनका नाम था नवाब राय, और हिंदी साहित्य में इनका नाम है प्रेमचंद। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जन्म की। तो जन्म 1880 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ, 1880 ईस्वी के अंदर। और स्थान भी लिख देता हूं साथ में यहीं पे, जैसा बुक में भी लिखा हुआ है, लम्ही ग्राम। कहाँ उनका स्थान कहाँ था? लम्ही ग्राम। और लम्ही ग्राम कहाँ पर पड़ता है? लम्ही गांव कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता चल गया कि हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद। सबसे पहला गद्य भाग में जो अध्याय आया वो आया प्रेमचंद के नाम से, तो हम लेखक के विषय पढ़ रहे हैं। मूल नाम जिनका धनपत राय था, उर्दू लेखन करते थे नवाब राय के नाम से, लेकिन एक सोजे वतन की रचना के कारण अंग्रेजों ने इनका जो है साहित्य जब्त कर लिया। इस कारण से इन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया और प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही ग्राम उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अब जन्म के बाद में हम ले लेते हैं रचनाएं। रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते भी हो, प्रेमचंद आप खुद कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे ख्याल से, और लगातार इनका अध्ययन करते आ रहे हो। उपन्यास सम्राट की संज्ञा इनको दी गई है, 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा नाटक इन्होंने लिखे हैं, निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं, यानी साहित्य की विभिन्न प्रकार की विधाओं पर जो है इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। मैं मुख्य कुछ रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, वैसे तो बहुत रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रचनाएं जो आपकी पुस्तक में दी गई है उनके विषय में अपन बात कर लेते हैं। तो सेवा सदन, फिर उसके बाद में प्रेमाश्रम, फिर उसके बाद में रंगभूमि, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं निर्मला, अभी बात ही करेंगे इनके ऊपर अपन। फिर कायाकल्प, फिर उसके बाद में गोदान, फिर कर्मभूमि, ये सब जो थे
गबन भी इनके द्वारा लिखा गया था। गोदान जो है इसमें दे नहीं रखा है आपके, लेकिन मैंने लिख दिया है। एक गबन भी लिख देता हूं इसके अंदर में आपके, गबन। ठीक है, अब देखो ये सब क्या थे, ये सब थे उपन्यास। ये सब क्या थे, ये थे उपन्यास। देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, गबन। आप इस तरीके से याद करें इनको। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, रंगभूमि के बाद में फिर आप कर्मभूमि याद कर लेना, फिर निर्मला, कायाकल्प, फिर गबन और गोदान। इस तरीके से आप याद कर ले। ये सब क्या है, ये सब इनके द्वारा लिखे गए हैं उपन्यास है। तो उपन्यास सबसे पहले ले लिए हैं अपन ने। फिर इसके बाद में बात करते हैं इनकी कहानियों की। तो सोजेवतन, जिसके बारे में अपन पहले बात भी कर चुके हैं, सोजेवतन, सोजेवतन। इसके अलावा जो है मानसरोवर, 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 और साथ में मिलेंगे 8 खंड। मानसरोवर 8 खंड, और इसके अलावा गुप्त धन, ये भी लिख देता हूं, फिर एक साथ समझा दूंगा। गुप्त धन, ये सब क्या थी, ये सब थी इनकी कहानी। ये सब इनके कहानी संग्रह में, कहानी संग्रह। देखो समझ लें, सोजेवतन जो कि मैं पहले ही सबसे पहले बात कर चुका था, सोजेवतन, और सोजेवतन के बाद में मानसरोवर। अब 8 खंड क्या है, मानसरोवर, इनकी कहानियां जो है, उन कहानियों का एक ग्रंथ समझ लो आप, ऐसा एक अध्याय, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके 8 खंड यानी 8 भाग हैं। जैसे कोई कहानी चलती है, या यूँ बता दूं कि जैसे आजकल वेब सीरीज चलती है, तो एक वेब सीरीज ही कई कई दिनों तक चलती रहती है, आप सब देखते हो, जानते हो। तो एक सीरीज किसी के 5 जो है एपिसोड होते हैं, किसी के 7 होते हैं। उसी प्रकार से इनकी जो मानसरोवर रचना थी वो बहुत बड़ी रचना थी, इसमें सारी कहानियां संकलित हुई हुई है, और ये 8 खंडों में आता है। इसके अलावा गुप्त धन, ये भी एक कहानी संग्रह का नाम है, और ये सब क्या है, कहानियों का संग्रह, ना कि कहानी। इन्हें कहानी मत समझ लेना आप लोग, कहानियां तो 300 से भी अधिक है। कहानी संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इनके अंदर इनकी कहानियां संग्रहित कही गई है। संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इनकी कहानियां इसमें क्या की गई है, इकट्ठी की गई है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है, अब हम बात करते हैं इनके नाटकों की। तो करबला, करबला, करबला के अलावा संग्राम, संग्राम, और संग्राम के अलावा प्रेम की देवी, प्रेम की देवी। ये सब इनके क्या थे, नाटक। ये सब इनके नाटक थे। इसके अलावा कुछ विचार, विविध और प्रसंग, ये नाटक थे। इसके अलावा मैं निबंध बता रहा हूं, कुछ विचार, कुछ विचार, विविध, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनका निबंध संग्रह है। ये इनका निबंध संग्रह है। एक बार रिपीट करा रहा हूं, ध्यान दे लें आप लोग सभी, अच्छे से इनको देख लें, समझ लें। देखो भाई, रचनाओं की जब बात करते हैं तो सेवा सदन, आपको इनको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट परिचय है ये। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि इसके पास में लिया ताकि आपको याद रह जाएगा। निर्मला, कायाकल्प, गोदान, गबन, ये सब उपन्यास है। साथ में मैंने लिख भी दिया है, ब्रैकेट में सब उपन्यास है। फिर इसके बाद में सोजेवतन, मैं यहाँ पर आपके जो है अर्धविराम का चिन्ह लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। इसके बाद सोजेवतन, सोजेवतन और मानसरोवर,
और गुप्तधन, ये इनके कहानियों के संग्रह हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगा देता हूँ। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये सब इनके नाटक थे। यहाँ पर भी मैं अर्धविराम लगा देता हूँ। और इसके बाद में कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अब मूल नाम आ गया धनपत राय, उर्दू में लेखन कर दिया, जन्म आ गया, रचनाएं आ गई। अब अपन को लिखनी है मृत्यु, निधन। तो मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हो गई इनकी, मृत्यु 1936 ईस्वी में मृत्यु हुई इनकी। 1936 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया। तो ये इनका एक बार जानकारी हो गई। आप सभी अपनी जो हिंदी की नोटबुक बनाएंगे, उस हिंदी की नोटबुक आरओ की जो बुक होगी उसमें आप 2 पार्ट कर लेंगे। पहला पार्ट गद्य भाग, बीच में से दूसरा भाग पद्य भाग कर लेंगे। गद्य भाग में आपको पहला चैप्टर करना है। पहले चैप्टर में आपको प्रेमचंद लिखना है और परिचय लिख देना है। प्रेमचंद के बाद परिचय लिख देना है। ऐसे परिचय डाल करके लेखक परिचय, ऐसे लेखक परिचय डाल करके, और ये जो मैंने लिखा है आप नोट कर लें इस पे से कि मूल नाम उर्दू में लेखन करते थे, जन्म हुआ 1880 में लम्ही ग्राम उत्तर प्रदेश के अंदर, रचनाएं आई सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि, गबन, ये उपन्यास थे सब। सोजेवदन, मानसरोवर, ये 8 खंडों में लिखा गया। गुप्तधन, ये कहानी संग्रह थे। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक था। कुछ विचार आदि और विविध प्रसंग के निबंध संग्रह है। मृत्यु हो गई 1936 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद में आप आपकी जो है ये उतार लो और इसके बाद में आप देखें आगे अपनी किताब के अंदर। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। देखो, प्रेमचंद जो है वो हिंदी कथा साहित्य की, हिंदी में कथा, कथा कहते हैं कहानी को, कि हिंदी में जो कथा साहित्य है, कहानी का जो साहित्य है, उसके शिखर, शिखर कहते हैं चोटी को, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित हो, चोटी पर स्थित हो। शिखर पुरुष यानी चोटी पर स्थित पुरुष माने जाते हैं। यानी इनका जो है हिंदी साहित्य के लेखन में, हिंदी साहित्य के कहानी लेखन के अंदर इनका बहुत ऊंचा स्थान है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। अब जो कहानी लिखने वाले जो ये प्रेमचंद है, इन प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो बहुत किसमें गुजरा? अभाव में। अभाव कहते हैं कमियां, यानी परिवार में पूरी चीजें नहीं प्राप्त थी, जीवन दुखों में गुजरा, अभाव में गुजरा। तो इसलिए इनका बचपन जो था पुरुष, इन शिखर पुरुष का बचपन अभाव में यानी बड़ी दुखों के अंदर, परेशानियों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, यानी स्कूल की जो व्यवस्थित अध्ययन जो हम पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा व्यवस्थित रूप से पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याएं, यानी परिवार की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। कि परिवार की जो समस्याएं थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे, यानी जिस प्रकार से जैसे तैसे मेहनत करके इन्होंने बीए तक, बीए यानी स्नातक तक की, बीए यानी स्नातक, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वहां तक इन्होंने पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, इनकी रुचि थी कि ये क्या करें, एमए, स्नातकोत्तर, अंग्रेजी में बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो क्या करना चाहते थे? स्नातकोत्तर करना चाहते थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते थे। किससे? अंग्रेजी विषय से। देखो, हिंदी में लेखन करने वाले, लेकिन इनकी रुचि क्या थी कि अंग्रेजी से क्या करेंगे, एमए करें। ऐसा बहुत से लेखकों के साथ हुआ, बहुत सौ ने किया भी है भाई, कि अंग्रेजी में एमए करने के बाद लेखन किया हिंदी के अंदर उन्होंने। लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी, लेकिन पारिवारिक स्थितियां देखते हुए जीवन यापन, जीवन को चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ा? नौकरी करना पड़ी, क्योंकि परिवार जो है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो एमए नहीं कर पाए अंग्रेजी से, बीए तक जैसे तैसे अध्ययन करके और नौकरी करना पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी। अब इनको देखो, उस समय बीए पढ़ा हुआ बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई और सरकारी नौकरी मिली भी। लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में, लेकिन हुआ क्या कि महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था
उस असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण कि महात्मा गांधी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसमें इन्होंने क्या किया था, सक्रिय रूप से, यानी एक बिल्कुल जो सक्रिय रहे, यानी जो लोगों के साथ मिलकर काम करें। तो ऐसी सक्रिय होकर यानी साथ मिलकर लोगों के इन्होंने तेजी से काम किया और इसी कारण से इन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा अपना। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद कि जब देश आजादी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, उससे जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी क्या हुआ, लेखन कार्य जो था वो क्या रहा, सुचारू रूप से, यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से, व्यवस्थित रूप से इनका लेखन का कार्य क्या रहा, चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। पत्नी का नाम आ गया है, परिचय में नोट कर लेना भाई, इनकी पत्नी का नाम भी यहां लिख रहा हूं मैं, पत्नी का नाम, कि इनकी पत्नी शिवरानी देवी, पत्नी शिवरानी देवी के साथ में मिलकर, पत्नी शिवरानी देवी पत्नी शिवरानी देवी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था, भारत देश पूरा अंग्रेजों के अधीन था। तो इन्होंने अपनी पत्नी शिवरानी देवी जो थी उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्से लेते रहे। ये उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया कि उनके जीवन की, किनके जीवन, उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष, कि इन्होंने अपने जीवन में जो राजनीतिक संघर्ष, जो उस समय राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसका जो संघर्ष था, उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। वही राजनीतिक संघर्ष प्रेमचंद जी की जो रचनाएं थी उसमें एक सामाजिक संघर्ष की तरीके से, संघर्ष कहते हैं टकराव की स्थिति को, तो सामाजिक संघर्ष के रूप में सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था, जिसमें जीवन का यथार्थ, यथार्थ कहते हैं वास्तविक स्थिति को, और आदर्श जिसमें बहुत अच्छी बातें की गई हो, तो यथार्थ और आदर्श दोनों इसमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास, नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज संख्या 4 पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा को विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। देखो, जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जाता है, जब हिंदी साहित्य का पूरा काल विभाजन किया जाता है, तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ऐसे करके 4 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है पूरे हिंदी साहित्य के काल को। अब आधुनिक काल जो था, उस आधुनिक काल में भी भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी, ऐसे जो है भाग दिखाई देंगे। अब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब प्रेमचंद जो थे, उन प्रेमचंद ने क्या किया, प्रेमचंद जी ने ये किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास इतने लिखे उन्होंने कि जो गद्य की कहानी और उपन्यास की जो विधा थी, उसके विकास, उस विधा का विकास सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, तो काल विभाजन जब किया गया तो प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर किया गया, यानी प्रेमचंद जी को जीवन काल के अनुसार की प्रेमचंद जी की रचनाएं जहां प्राप्त होती है, उस काल को हिंदी गद्य के अंदर कहानी और उपन्यास विधा का सर्वोच्च काल माना गया है, तो उनको केंद्र रखकर किया गया। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, जैसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ऐसे भाग कर दिए कि प्रेमचंद पूर्व युग यानी जिसमें प्रेमचंद की रचनाएं नहीं थी, प्रेमचंद जी से पहले, फिर प्रेमचंद युग जिसमें प्रेमचंद जी की रचनाएं मिलती है, और प्रेमचंदोत्तर युग कि प्रेमचंद जी के बाद की रचनाएं जिसमें मिलती है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। देखो, यह कि उनके नाम पर हिंदी साहित्य के उपन्यास और कहानी विधाएं जो है, उन विधाओं का विभाजन किया जाना, यह
प्रेमचंद के निर्विवाद, निर्विवाद का तात्पर्य हो गया कि जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, वो निर्विवाद। तो निर्विवाद महत्व का, कि बिना विवाद के जो महत्व है उस महत्व का स्पष्ट प्रमाण है, उस महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण जो है इसमें दिखाई देता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है। वस्तुतः मूल रूप से हम देखें तो प्रेमचंद ही पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। देखो ये कह रहे हैं कि वस्तुतः प्रेमचंद पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने क्या किया, कहानी और उपन्यास जो कि पहले किसमें चला करते थे, उर्दू में और इनमें चला करते थे, तो कहानी और उपन्यास की जो विधा थी वो पेश किस पे चला करती थी, कल्पना पर, रोमानियत यानी प्रेम की रचनाओं पर। तो कल्पना रोमानियत के धुंधलके, उनका जो धुंधलका छाया था, धुंधलका मतलब जो धुंधलापन छाया हुआ था, जैसे कोहरा सा छा जाता है, मिट्टी से छा जाती है, उसको हम कहते हैं धुंधलके। तो धुंधलके से निकालकर यथार्थ ठोस, यथार्थ यानी जो वास्तविक, यथार्थ का मतलब है वास्तविक, ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित करने का तात्पर्य स्थापित करने से, कि उन्होंने स्थापित किया। फिर देखो, यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित ना रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि यथार्थ की जमीन से जुड़कर, कि उन्होंने वास्तविक जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई की जो कहानियां लिखने का काम था, किस्सा गोई जो किस्से कहे जाते थे प्राचीन काल में, तो कहानी किस्सा गोई तक सीमित ना रहकर, यानी उस विधा को उसने वहीं तक सीमित नहीं रखा, वहां तक सीमित ना रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी, कि केवल कहने के माध्यम से। पहले क्या होता था कि लोग कहानी सुनाया करते थे, किस्से सुनाया करते थे, तो ये केवल कहानी और किस्से कहने की विधा तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इन्होंने क्या किया, बल्कि इन्होंने ऐसा किया कि कहानी किस्सा गोई तक सीमित ना रखकर पढ़ने पढ़ाने की, यानी इन्होंने लेखन किया और लोग पढ़ने लगे, लोग पढ़ाने लगे, तो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, इसमें इस लेखन में उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तानी भाषा में उस समय कौन कौन से शब्द चलते थे, हिंदी और उर्दू, क्योंकि दोनों भाषाओं के लोग थे भारत में, तो हिंदी उर्दू मिश्रित, मिश्रित का मतलब है मिला हुआ, यानी इनके लेखन की जो रचनाएं थी हिंदुस्तानी भाषा, और हिंदुस्तानी भाषा कैसी थी, जिसमें हिंदी और उर्दू भाषा के शब्द मिश्रित थे, मिले हुए थे। भाषा का विशेष योगदान रहा, यानी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनके यहाँ, किनके यहाँ, प्रेमचंद के यहाँ पर लेखन के समय हिंदुस्तानी भाषा जो हिंदी और उर्दू से मिली हुई थी, वो हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट यानी पूरे ऐशो आराम के साथ में और जातीय स्वरूप लेकर साथ में आई थी, यानी वो जातीय स्वरूप के साथ में आगे बढ़ी थी। तो यानी कि प्रेमचंद के विषय में ये बात बहुत विशिष्ट है कि उन्होंने कहानी किस्सा गोई, देखो एक तो इनके नाम पर ही युग कर दिया, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। चंदोत्तर का युग उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक तो निर्विवाद रूप से यानी बिना विवाद के मान सकते हैं कि ये कहानी उपन्यास के लेखन में जो ये विशिष्ट योग रखने वाले थे, शिखर पुरुष थे, इसलिए इनके नाम पर क्या किया गया, विभाजन किया गया काल का हिंदी साहित्य में। दूसरी बात, इन्होंने कहानी किस्सा गोई की परंपरा जो थी, उस कहानी और किस्सा कहने की परंपरा को इन्होंने क्या किया, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा, जिसमें लोग पढ़ते हो पढ़ाते हो, उस परंपरा में इन्होंने क्या किया, उस पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में डाला। और इन्होंने जो भाषा ली वो भाषा थी हिंदुस्तानी भाषा। तो हिंदुस्तानी भाषा का तात्पर्य उस समय प्रचलित हिंदी और उर्दू की मिश्रित शब्दावली, जिसमें हिंदी के शब्द भी मिलते हैं और उर्दू के शब्द भी मिलते हैं, तो उसकी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग जो है वो प्रयोग इन्होंने किया ताकि जो है लोग आसानी से मजे लेकर इनकी रचनाएं जो है वो पढ़ सके। तो आज अब यहाँ तक आपको मैंने परिचय में बता दिया है। आज आपके लिए गृह कार्य होमवर्क यही है कि आप घर पर अपने आरोप गद्य भाग प्रारंभ करें, प्रेमचंद लिखें,
प्रेमचंद लिखने के बाद में लेखक परिचय डाल दे और परिचय में इनका नाम ये जो मैंने लिखा दिया है आपको, इसको लिखकर कंप्लीटली रख ले। इसके बाद में जो डिटेल है वो मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको किताब से पढ़ ले, इसको लिखने की जरूरत नहीं। जो लिखने की चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, आप नोट करते चले। दूसरी बात, कठिन शब्दार्थ भी पेंसिल से अपने जो है नोटबुक में लिखते चले, पेंसिल से लिखे ताकि गंदी नहीं हो किताब, समय आने पर आप उसे इरेज भी कर सके, मिटा भी सके रबर से। तो उस बात का ध्यान रखें ताकि क्या है आपके लेखन में आपको समस्या नहीं आएगी। और परिचय अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप जाओगे तो परिचय संबंधित प्रश्न आएंगे, रचनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक तो केवल हम परिचय पढ़ रहे हैं, अभी तो पाठ के बारे में परिचय पढ़ेंगे। पहले तो हम लेखक का परिचय पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम पाठ के बारे में परिचय पढ़ेंगे कि पाठ क्या हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है और वो है क्या, उसमें बताया क्या गया है। तो ये भी इसके अंदर हम जो है साथ के साथ में पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, आज यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट अगली क्लास अगले वीडियो में आगे इसी अध्याय में आगे चलेंगे। आप सभी ये बुक अपने पास खरीद लें, सबसे पहले इसी को प्रारंभ किया है और गद्य भाग से आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।